जानवी रोहन के साथ बैठकर घर के लिए निकल चुकी थी। बारिश के मौसम के वजह से हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी होने लगी थी। रोहन चुपचाप गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। वहीं जानवी बाहर किसी छोटे बच्चों की तरह बारिश को देख रही थी। वो कभी शीशे को नीचे कर अपना हाथ बाहर निकलती तो कभी अंदर करती। ये देख वो मन में ही बोलता है, इतनी बड़ी हो गई है पर हरकतें बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह ये बोल गाड़ी ड्राइव करने लगता है। तभी अचानक जानवी के पेट से एक अजीब सी आवाज आती है। यह महसूस होते ही जानवी अपने पेट पर हाथ रख ऑकवर्ड होकर रोहन को देखती हैं। जब रोहन को खुद की तरफ ना देखती है तो वह फिर से बाहर की तरफ देखने लगती है। तभी रोहन भी उसकी तरफ देखता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी अचानक जानवी बोलती है, रुकिए रुकिए। ये सुनते ही रोहन अचानक गाड़ी रोक देता है। बारिश का मौसम काफी तेज हो गया था। तभी जानवी से रोहन पूछता है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकवाई? ये सुनते ही जानवी बोलती है, वो मुझे चाय पीनी है। ये सुनते ही रोहन घुरकर बोला, क्या मैं तुम्हारे भाई का नौकर हूँ जो भी तुम्हें चाहिए वह ला कर दूँ? ये सुनते ही जानवी चिढ़कर बोलती है, आप हर बात पर मेरे भाई को बीच में क्यों लाते हैं? और रही बात मेरे भाई का नौकर हो या ना हो, पर आप में दीदी के देवर जरूर हो, तो इस नाते आपको उनकी बहन का ख्याल रखना चाहिए। ये सुनते ही रोहन उसे अजीब नजरों से घूरते हुए देखता है और कुछ कहने को होता है कि जानवी उंगली दिखाते हुए बोलती है, सोच लीजिए, मैं दीदी से कंप्लेंट कर दूंगी। ये सुनते ही रोहन गाड़ी को एक तरफ खड़ा करता है और गाड़ी के अंदर से ही वो उस चाय वाले को इशारा करता है। तो चाय वाला छतरी लाकर बोलता है, भैया पकोड़े भी चाहिए। ये सुनते ही रोहन कुछ कहता तभी जानवी बोलती है, हाँ हाँ पकौड़ी भी लाइए। ये सुनते हैं उस दुकान के अंदर छन रहा गर्मा गर्म पकौड़ी एक बड़े कागज के प्लेट में लाता है और अंदर देता है और फिर एक कप चाय। चाय वाला रोहन से भी पूछता है पर रोहन मना कर देता है। तभी जानवी बोलती है, चलिए आप गाड़ी चलाइए, हम खाते हुए चलेंगे। ये सुन रोहन बोला, तुम खा लोगी? जानवी, हाँ बिल्कुल। रोहन कार ड्राइव कर रहा था। जानवी पकौड़े खाने में लगी थी। तभी जानवी उससे पूछती है, आपको भी चाहिए? ये सुन रोहन बोलता है, मैं इतनी ऑयली खाना नहीं खाता। ये सुन जानवी फिर से अपना पकौड़ा खाने लगती है। पर उसे महसूस होता है कि रोहन की नज़र बार बार उस पकौड़े पर ही जा रही है। ये देख जानवी उसके मुंह में वह पकौड़े डाल देती है। अचानक ये होने से रोहन समझ नहीं पाता और खाने लगता है। वही जानवी भी खुश होकर उसे भी खिलाने लगती है। ऐसे ही वह चाय पीने लगती हैं तो वो रोहन से पूछती है, आप भी चाय पियेंगे? ये सुन रोहन बोलता है, मैं किसी का जूठा नहीं खाता। ये सुन जानवी मुंह बना देती है और फिर बोलती है, मैंने इधर से पिया है, आप चाहो तो उधर से पी सकते हो। ये सुन रोहन उसके हाथ से चाय पी लेता है और उधर से ही पीता है जिधर से जानवी ने पी थी। ये देख न जाने क्यों जानवी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। फिर रोहन उसकी तरफ चाय कर देता है तो वह भी एक चुस्की लेती है। दोनों ही इस बात से अनजान कि दोनों के ही दिल में एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ बदल रहा है जिसका अंदाजा दोनों को ही नहीं था। कायनात के साथ साथ उसके अपनी भी उन दोनों को एक साथ करना चाहते थे। शायद ये उनके एक दूसरे के प्रति पहली सीढ़ी थी जो दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर कर रहे थे। कुछ देर बाद रोहन गाड़ी जानवी के घर के बाहर रोकता है। जानवी उसके पेट में गर्मी की वजह से अब उसकी आंखें लगने लगी थी। अचानक रोहन की गाड़ी रुकने से वो आंखें खोल देती है। तभी रोहन बोलता है, आपका आशियाना आ गया है मैडम, कृपया अपने घर पधारे और हमें जाने की अनुमति दे। जानवी उसे घूरती है फिर अपनी सीट बेल्ट खोलने लगती है पर वो शायद अटक गई थी जो उससे खुल नहीं रही थी।
जानवी को इतना प्रयास करते देख रोहन अचानक उसकी तरफ झुककर उसके सीट बेल्ट निकालने लगता है। रोहन के ऐसा करने से जानवी अचकचा जाती है क्योंकि रोहन उसके बेहद करीब था। जानवी आंखें खोल देखती है तो इस समय रोहन की एक साइड का चेहरा और गर्दन उसके सामने था। ये देख उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सीट बेल्ट जो कि ओढ़नी के साथ दब गया था वह उसे निकालता है और वह जैसे ही अपना चेहरा घुमाता है उसकी नजर जानवी पर पड़ती है, जिसने कसकर अपनी आंखें मीची थी और अपने दोनों होठों को एक दूसरे के बीच में कसकर दबाया था। रोहन की नजर उस पर टिक जाती है। वो उसे देखता ही रह जाता है। उसकी सांस जानवी अपने चेहरे पर फील कर रही थी जिससे उसके दिल की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वही रोहन भी उसे ही लगातार देख रहा था। तभी अचानक बादल जोर से कड़कता है। ये होते ही रोहन सेंस में आता है और जानवी भी आंखें खोलती है तो रोहन को अपने इतनी पास देख रोहन को देख वो खुद को और सीट में धंसा देती है। ये देख रोहन तुरंत अपनी सीट पर बैठ जाता है और बोलता है गेट आउट। ये सुनते ही जानवी जो खुद को संभाल रही थी वो बोलती है क्या। ये सुनते ही रोहन गुस्से में मैंने कहा ना उतरो। जानवी तुरंत उतर जाती है और रोहन बिना थोड़ा सा भी देर लगाए गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। जानवी उस कार को जाते हुए देखते ही रह जाती है और पीछे मुड़ती है तो अचानक अधीरा को देख डर कर 2 कदम पीछे हो जाती है। सामने अधीरा खड़ा था। ये देख घबराते हुए बोलती है भाई आप ऐसे भूतों की तरह क्यों खड़े हो। ये सुनते ही अधीरा बोलता है किसकी गाड़ी थी। ये सुनते ही जानवी बोलती है वह रोहन की गाड़ी थी। अधीरा बोला और तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई। ये सुन जानवी उसे सारी बातें बता देती है और अंदर चली जाती है। वही अधीरा जिसका चेहरा इस समय बाहर से शांत था पर अंदर उतना ही गुस्सा भरा हुआ था। वो खुद से ही बोलता है अपने कदम रोक लो रोहन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये कदम बढ़ाना तुम्हें ही भारी पड़ जाए। ये बोल वह अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजवंश हाउस में रात काफी हो चली थी। सभी लोग डिनर के लिए बैठे हुए थे तभी गाड़ी बाहर रुकती है और उसमें से आदित्य और वीर दोनों ही बाहर निकाल कर आते हैं। दोनों ही कमरे में जाकर फ्रेश होकर कुछ देर में डाइनिंग टेबल पर होते हैं। वही आन्या सभी खाने के लिए बैठी थी। तभी प्रिया उठकर उन दोनों को खाना परोसती है। ये देख वही बगल में बैठा अर्जुन बोलता है प्रिया मुझे सब्जी दो। ये सुनते ही प्रिया चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। ये देख अर्जुन मन ही मन में बोलता है अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब तुम्हें मैं बताता हूँ मेरे अच्छाई का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाया जा रहा है। वो गुस्से में खाना खाते हुए आदित्य और वीर को घूरे जा रहा था जैसे वो गुस्से में ऐसे खा रहा था जैसे उन्हीं दोनों को चबा रहा हो। वही आदित्य की खाना खाते हुए नजर आन्या पर थी, चुपचाप अपना खाना खा रही थी। पिछले 2 दिन हो चुके थे और आदित्य और आन्या में कोई बात नहीं हुई थी। आदित्य जब भी घर आता आन्या सो जाती थी। ये बात आदित्य को बड़ा ही खटकती है क्योंकि ज्यादातर आन्या को उसके बिना नींद नहीं आती थी। उसका इंतजार करती थी आदित्य जो घर 10 बजे तक ही आता था तब भी आन्या सो जाती थी। ये बात आदित्य को कुछ अजीब सी लगती है। कुछ देर के खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही शिवी इन 2 दिनों में बहुत मुश्किल से मेंटली खुद को मजबूत किया था, जिसमें उसे उसकी मां का पूरा सपोर्ट मिला था। फिलहाल में वह शांत थे, आने वाले समय का क्या होने वाला था उसे समय पर ही छोड़ चुकी थी। वही खाना खाने के बाद आन्या तुरंत अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सभी एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। इस बीच आन्या ना ठीक से खाती थी ना किसी से बात करती थी, वह एकदम गुमसुम हो चली थी।
वह जैसे ही अंदर जाती है आदित्य भी उसके पीछे जाता है। वही आदित्य जो अंदर जाता है तो कमरे की हालत देख वह सामने इंसान को घूरने लगता है। वह जो कोई और नहीं आन्या थी। आन्या चारों तरफ कुछ ढूंढने में लगी थी। वह कभी बेडशीट, तो कभी सोफे पर कवर, तो कभी डेस्क खोलती है। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानी थी और जल्दी जल्दी खोज रही थी, जैसे उस चीज को जल्दी से जल्दी का लेना चाहती हो। ये चीज खड़ा आदित्य देखे जा रहा था। तभी आदित्य की आवाज आती है, क्या ढूंढ रही हो? ये सुन आन्या एक नजर उसे देखती है पर कुछ नहीं बोलती और वह फिर से वह चीज को ढूंढने लगती हैं। पर अब उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ देखी जा सकती थी। वह सामान को लगभग इधर उधर फेंकने लगती है। ये देख आदित्य आगे बढ़कर आन्या का हाथ पकड़ लेता है। ये होते ही आन्या अपना झटके में हाथ खींचती है तो आदित्य उसे देख थोड़ी कड़क लहजे में बोला, आन्या ये क्या हरकत है? और तुम ऐसे वेहन क्यों कर रही हो? ये सुन आन्या फिर से कुछ नहीं बोलती और वह फिर से ढूंढने लगते हैं। तभी आदित्य अपनी जेब से निकालकर बेड पर आन्या के सामने कुछ फेंकता है। ये देख आन्या उस चीज को देखती हैं। सामने पड़े टैबलेट को उठाती है और उसे खोलने लगती है और उसके मुंह के अंदर डालने को होती है। आदित्य की आंखें सिर्फ आन्या पर ही जमी थी। वह भी टैबलेट को एक नहीं 3 से 4 मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी। ये देख आदित्य आन्या के हाथ से टैबलेट खींचकर लगभग उसको दूर फेंकते हुए बोलता है, आन्या ये क्या कर रही हो? ये सुन आन्या फिर से कुछ नहीं बोलती और उस टैबलेट की तरफ जाने लगती है तो आदित्य उसे कंधे से झकझोरते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कुछ तुमसे पूछ रहा हूँ। शायद तुम भूल गई हो। मुझे अपनी बात रिपीट करना बिल्कुल नहीं पसंद। से आंसर मी डैम इट। और तुम ये नींद की दवा क्यों ले रही हो? ये सुनते ही आन्या की आंखें नम हो जाती है और वो उसे फिर से खुद से दूर करने लगती है तो आदित्य उसका ये हरकत बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसके गालों पर पकड़ जोर से कसते हुए बोलता है, तुम्हें पता है जब मैं कोई सवाल करता हूँ मुझे जवाब नहीं देता तो मेरा खून खौल उठता है। मैं तुम्हें कितनी बार बता रहा हूँ मुझे आंसर दो। ये सुन आन्या उसे झटके में खुद से दूर करते हुए बोलती है, मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ। मुझे जो मन करेगा मैं वो करूंगी। आप होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये सुनते ही आदित्य आंखें छोटी कर उसे देखता है और उसे देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? ये सुन आन्या हंसते हुए बोलती है, ओ मैं तो भूल गई थी कि हमारा तो एक रिश्ता है पति पत्नी का, जिसमें पति पत्नी को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये सुन आदित्य उसे देखते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया? ये सुन आन्या बोलती है, नहीं बेवकूफ आपने नहीं बनाया, बेवकूफ तो मैं खुद हूँ। मैं खुद ही हो चली हूँ। ये बोलते हैं उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। उसके आंसू को देख आदित्य थोड़ा नर्म पड़ते हुए बोला, आन्या ये बोल उसके पास जाकर उसे कमर से पकड़ खुद के करीब खींच लेता है तो ये देख आन्या बोलती है, आदित्य आप मुझसे दूर रहिए। ये बोल खुद को दूर करने लगती है तो आदित्य पीछे से उसके बालों को पकड़ते हुए खुद के करीब कर बोला, वह इस जन्म पॉसिबल नहीं है। ये सुन आन्या बोलती है, क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? एक पत्नी से एक जरूरत ही तो पूरी की जाती है और वैसे भी पत्नी जरूरत पूरी न करे तो कहीं बाहर पूरी की जाएगी और यदि बाहर भी पूरी नहीं होगी तो किसी घर के ही मेंबर के साथ। वह इतना ही बोलती है कि आदित्य जोर से चिल्लाता है, आन्या अपनी जबान संभाल कर बात करो। क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? ये सुन आन्या आदित्य को देख फीकी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, क्यों सच्चाई बुरी लगी? ये सुन आदित्य उसे देखकर गुस्से भरे लहजे में पूछता है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है इसलिए तो कुछ भी बोलते जा रही हो? ये बोल उसे देखने लगता है तो आन्या हंसते हुए बोलती है, वह मतलब कि मैं पागल हूँ? क्यों ये सच्चाई छुपा नहीं पाए?
आदित्य आन्या को देखते हुए बोला, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, सारी चीज पास्ट की बातें हैं, उन्हें तुम आज में क्यों ला रही हो। ये सुनते ही आन्या हंसते हुए बोलती है, ये तो आप सबकी नजर में एक पट्टी बांध कर रखे हैं कि आप अपने पास्ट को पीछे में छोड़ दिए हैं। पर यहाँ तो मेरे ही सामने, मेरे ही घर के अंदर आप अपनी रासलीला रचाते थे और मुझे नहीं पता। ये बोल वो हंसती है तो आदित्य उसका कसकर हाथ पकड़ते हुए बोला, यह क्या बकवास कर रही हो तुम। ये सुनते ही आन्या बोलती है, ये बकवास का सबूत भी है मेरे पास। ये बोल झटके में आदित्य से अपना हाथ खींचती है और अपनी अलमारी खोलती है और कुछ ऊपर नीचे खोजने लगती हैं। उसे खोजने में न जाने उसने कितना अलमारी का सामान गिराया, तभी उसे वह चीज मिलती है और वह उसे निकालकर आदित्य के सामने लगभग फेंकते हुए बोलती है, अगर मैं पागल और बेवकूफ बददिमाग हूं तो फिर यह क्या है। ये सुनते ही आदित्य नीचे झुककर वह दो चार बिखरे फोटो जो कि फेंकते समय उल्टी हो गई थी उसमें से एक उठाकर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और लगभग सभी फोटो को उठाकर देखता है। ये फोटो देख आदित्य आन्या को देख बोलता है, तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली। ये सुनते ही आन्या हंसते हुए बोलती है, क्यों सबूत बचाकर गलती की। यह कहवा आंसू भरी आंखों से आदित्य को घूरे जा रही थी। आदित्य उस फोटो को देखता है जिसमें कि सनाया और वो काफी क्लोज थे, जिससे उनके बीच के रिश्ते का अंदाजा लगाया जा सकता था। तभी आन्या रोते हुए बोलती है, ये फोटो मुझे आपकी माशूका सनाया की कब्र में मिली, जिसे उन्होंने आज तक संभाल कर रखा है। दरअसल आन्या जब सनाया के फ्लैट पर रुकी थी तभी वह उसके अलमारी को चेक की थी, तब उसे यह फोटो मिला था जिसमें सनाया ने आदित्य के साथ अपने पल को कई फोटो में कैप्चर की थी। सनाया का उस समय उसका प्यार था, पर शायद उसका ये करना आज दोनों के रिश्ते को इस मोड़ पर ले आया था। तभी आदित्य उन फोटो को देखते हुए बोलता है, आन्या ये सारी बातें पास्ट की है। ये सुनते ही आन्या बोलती है, पास्ट 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 का कह देने से कोई चीज पास्ट नहीं हो जाता है। आदित्य आप उस इंसान के साथ हैं ऐसी स्थिति में जो मेरे ही सामने इस घर में रहती है। आपके अब तक के रिश्ते को मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि मैं आज तक किसी को नहीं देखा था। पर आपको पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। ये सुन आदित्य उसके पास आते हुए बोलता है, आन्या हमारी कुछ सिचुएशन ऐसी थी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बस कुछ ऐसी सिचुएशन में हम दोनों करीब आए थे। ये सुन आन्या आदित्य को खुद से दूर करते हुए बोलती है, आदित्य कोई अपनी स्लट को अपने ही घर के अंदर रखता है, अपनी ही बीवी के सामने, और आप बोल रहे हैं यह आपका पास्ट था। कहीं मेरे रहने के बाद भी आप इस लड़की के पास नहीं गए होंगे। सनाया के लिए ये शब्द सुन आदित्य जोर से चिल्लाता है। आन्या ये बोलते हुए उसके हाथ लगभग उठ जाते हैं। वही आन्या डरकर आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, क्यों उस लड़की के लिए इतना बुरा लग रहा है, क्यों आदित्य क्यों। आपको पता है मन करता था इन्हीं हाथों से उसका गला दबा दूं। ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल लगती है। आदित्य आन्या को ही देखे जा रहा था। तभी आन्या बोलती है, पर नहीं कर सकती हूँ, क्यों पता है। मेरे उस भाई की उस लड़की में जान बसती है, नहीं तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ती। आदित्य आन्या को देखने लगता है जिसकी आंखों में इस समय एक आग था। तभी आन्या रोते हुए बोलती है, मुझे अब समझ आ रहा है मैं शादी के बाद आपकी इतनी करीब नहीं थी और आप अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उस लड़की के पास जाया करते थे। ये बोलते हुए वह पैनिक करने लगती है। ये सुन आदित्य को गुस्सा बहुत आता है, पर आन्या को ऐसे पैनिक करते देख वह अपने कदम आगे बढ़ते हुए बोला, आन्या मेरी बात सुनो। पर आन्या अपने होश में नहीं थी। वो हर चीज को एज्यूम करने लगती है। इसी वजह से उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अपना सर पकड़ने लगती है। तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ते हुए खुद के सामने करके बोलता है, आन्या आप मेरी बात सुनो। सनाया मेरे पास थी, मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है।
बाकी उसके ये कहते ही कि आन्या चिल्लाती है, उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, कैसे करूं आप पर भरोसा कि आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिला तो आप अपनी दोस्त आपकी जिंदगी में मिली। अगर मेरा और पीयूष का कुछ ऐसा रिश्ता होता तो वह इतना ही कहती है, आदित्य जोर से बोला। आन्या। ये बोलते हुए आदित्य उसके गले को जोर से पकड़ लेता है और उस पर दबाव बनाते हुए बोलता है, आज तो बोल दिया, आइंदा से कभी ऐसा बोलना मत, नहीं तो तुम्हारी जुबान तुम्हारे हलक निकाल लूंगा, समझ में आई बात। ये बोल उसे झटके में छोड़ देता है और गुस्से में घर के बाहर निकल जाता है। वहीं आन्या भी रोते हुए वहीं बिस्तर पर बैठ जाती है और आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसके सामने फिर से सनाया और आदित्य का एक दूसरे के पास आना दिखने लगता है। इसमें आदित्य सनाया को किस कर रहा है, तो कहीं उसे बिस्तर पर ले जा रहा है, तो कहीं उसके कपड़े को रिमूव कर रहा है। ये सब अब बर्दाश्त नहीं होने लगता है। वह सर को पकड़ जोर से चिल्लाती है, आदित्य नहीं, प्लीज उसके पास मत जाओ, आदित्य नहीं। ये बोलते हुए अचानक आंखें खोलती है। पिछले 2 दिन से आन्या इसी ट्रॉमा से गुजर रही थी। जब आंखें खोलती है तो उसकी आंखें लाल थी। वो कुछ इधर उधर खोजने लगती हैं, तभी उसे सामने गिरी हुई और टैबलेट दिखती है और उसके पास ही खिसकते हुए जाती है और अपने कांपते हाथों से उनमें से कई सारी टैबलेट निकल अपने मुंह में भर आंखें बंद कर बिस्तर से सर टिका देती है। वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जो लड़की उसके घर में ही रह रही थी वो लड़की आदित्य के साथ इतनी गहरी रिश्ते में थी। यह बात आन्या को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भी आदित्य गाड़ी लेकर बाहर निकल जाता है। ऑडियो बाय आसिक वी। आदित्य गुस्से में बाहर चला जाता है। वहीं आन्या वही जमीन पर धम्म से बैठ जाती है। आन्या को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सनाया जो उसकी दोस्त उसके सामने उसको जिसको उसने फैमिली माना था वो कभी आदित्य के पास्ट का हिस्सा थी। यह उसके लिए कबूल कर पाना मुश्किल हो रहा था। वह जब भी आंखें बंद करती उसे ऐसा फील होता जैसे आन्या और आदित्य दोनों ही एक दूसरे के करीब दिखते, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और शायद इसी गुस्से में उसने आज आदित्य से अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी। उस भड़ास का नतीजा ये हुआ कि आदित्य घर से बाहर चला जाता है। वही आदित्य के बाहर निकलते ही अर्जुन जो चोरी छुपे प्रिया के कमरे में जा रहा था, अचानक उसकी नजर आदित्य पर पड़ती है और उसके चेहरे पर जो गुस्से में तिलमिलाया हुआ था, ये देख अर्जुन जो अपने कमरे में जा रहा था वह तुरंत आदित्य के पीछे हो जाता है। वही आदित्य गाड़ी में बैठ जैसे ही निकलने को होता है वैसे ही फुर्ती से अर्जुन गाड़ी का दूसरा डोर खोलकर बैठ जाता है। आदित्य कुछ नहीं बोलता और गाड़ी लेकर निकल जाता है। इस बात से अनजान कि आदित्य के निकलते ही वहां पर कोई किसी को कॉल करता है। वही कोई था जिसकी नजर बराबर आदित्य पर थी। वहीं आन्या जो सिर्फ रोए जा रही थी, तभी उसके फोन पर फिर से कॉल आता है। वह फोन रिसीव करती है पर कुछ नहीं बोलती, तो उधर से वह इंसान बोलता है, मैंने तुम्हें जो बताया दिखाया, आखिर वह सच हुआ ना। वह आज भी उस लड़की को पसंद करता है, इसलिए तो उस लड़की के नाम पर तुम्हें कैसे थप्पड़ तक मारने पर उतारू हो गया। आन्या कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उस इंसान की बातें सुन रही थी। तभी उधर से वह इंसान बोलता है, अभी ऐसे बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। तुम उसकी जिंदगी में बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। वह तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहा है। ये बात सुन आन्या जो नींद की गोली की वजह से अब उस स्थिति में अब एकदम नहीं थी, पर वह खुद को होश में लाते हुए बोलती है, तुम गलत हो, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं हूँ। और रही बात सनाया के लिए बोलने की, तो वो उसकी दोस्त है। वो उनकी पास्ट है जिसकी शादी होने वाली है। मैं सिर्फ आदि से गुस्सा हूँ कि उन्होंने कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया। ये सुन उधर का आदमी हंसते हुए बोलता है, ये तुम जो आदित्य के प्यार के नारे लगा रही हो ना, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम्हारे सामने उसकी सारी असलियत आ जाएगी। पर थोड़ा सा समय, ये बोल वह कुछ बोलता कि उधर से आन्या की कोई आवाज नहीं आती।
ये सुनकर वो हंसने लगता है। इधर आन्या का नींद में सर बिस्तर पर गिर चुकी थी। वही आदित्य एक हाईवे के किनारे अपनी गाड़ी रोकता है और वहीं पर गाड़ी रोक उतर जाता है और अपने पैरों से जोर जोर से गाड़ी के पहिए पर मारने लगता है। वही अर्जुन खड़ा सब कुछ देखे जा रहा था। तभी आदित्य जो न जाने कितने बार पैरों से गाड़ी के पहिए पर मार अपना गुस्सा उतार रहा था, जब उससे नहीं रह जाता तो वह वही गाड़ी के बोनट पर मारने लगता है। काफी देर बाद अर्जुन देखता है और बोला गुस्सा उतर गया। ये सुन आदित्य पीछे मुड़कर उसे लाल आंखों से देखता है तो अर्जुन आदित्य का हाथ पकड़ वही हाईवे के किनारे पर बैठ जाता है और गाड़ी से लाया हुआ बोतल का पानी उसे देता है तो आदित्य अपने चेहरे पर पानी डालता है और 2 घूंट पानी पीता है। तभी अर्जुन बोलता है, तो क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों है? ये सुन आदित्य बिना कुछ रुके सब कुछ अर्जुन को बताता है। ये सुनते ही अर्जुन बोलता है, बस इतनी सी बात। ये सुन अर्जुन उसे देखता है तो आदित्य हंसते हुए बोलता है, मैं यहाँ अपनी बीवी का न जाने कितने हाथ पैर लात खा रहा हूँ और तुमने एक बात भी नहीं सुनी जो कि जायज है। और उसके बोलने पर तुमने हाथ मारने के साथ साथ गर्दन भी दबाने की कोशिश की। और तुम चाहते हो वो तुम्हारी हरकत पर तुम्हारे ऊपर शक भी ना करें। उसने एक बात क्या कहा तो इतने एग्रेसिव हो गए तो किसी भी नॉर्मल लड़की का शक करना जायज है आदित्य। ये सुन आदित्य उसे देखने लगता है तो अर्जुन बोलता है, कोई भी लड़की अपने हस्बैंड के एक या उससे रिलेटेड किसी को भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शायद ये बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। आन्या तो तुम्हें सिर्फ उसके लिए सुनाया, अगर प्रिया को पता चले कि कोई लड़की इसी घर में रहती है और उसके साथ में न जाने कितनी रात सो चुका हूँ तो वह मेरा खून कर देगी और उस लड़की का भी। ये बात मैं तुमसे मजाक में नहीं रियल में बोल रहा हूँ। ये सुन आदित्य सिर्फ अर्जुन को देखने लगता है तो अर्जुन आगे बोलता है, और वह भी लड़की जो तुम्हारे लिए क्या से क्या थी, उसने सिचुएशन से होते हुए उसने खुद को कितना बदला है। ये बात तुम भी जानते हो तो फिर अगर उसने तुमसे कंप्लेंट या नाराजगी या कुछ भी दिखाई तो तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये सुन आदित्य आंखें बंद कर लेता है और आन्या की हर कही हुई बातों को सोचने लगता है। आन्या की कही हुई बातों में सिर्फ यही था, उससे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सनाया वह लड़की है जिसके साथ में वह कभी रहा है। तुम्हारे बताने के हिसाब से उसने तुमसे खुद कहा कि वह सनाया को मार देती यदि वह पीयूष की गर्लफ्रेंड नहीं होती, तो इसका मतलब यही है कि वह भी सनाया को फैमिली मानती है और जिसे फैमिली मानती है वह उसके पति के साथ रातें बिताई है। ये बात वह कैसे बर्दाश्त करे। आज अर्जुन अपने बिहेवियर के जस्ट ऑपोजिट एक बड़े भाई की तरह आदित्य को समझा रहा था। फिर अर्जुन अपने जेब से सिगरेट निकालकर आदित्य के मुंह में रखता है, क्योंकि एक यही जरिया था आदित्य को शांत करने की। ये लत आदित्य की शायद छूट ही नहीं पाती थी। वो उसे देता है और उसे देते हुए बोलता है, और तुम्हें ऐसे मुंह गुस्से में फुलाने से अच्छा है ये पता करना चाहिए आखिर उसे यह बात पता कैसे चली। ये सुनते ही आदित्य अर्जुन को देखने लगता है। आदित्य इतने गुस्से में हो चला था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि यह बात तो उसने सोचा ही नहीं। तभी अर्जुन बोलता है, सनाया कभी नहीं बताएगी अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में, और आन्या ने यदि सनाया की अलमारी को चेक भी किया है तो जरूर किसी ने तो उसे हिंट दिया होगा, पर कौन। ये सुन आदित्य भी सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बैठा ओंकार सामने बैठी सुमन को देख हंसते हुए बोलता है, देखा मेरा चोट, बहुत जल्द वह लड़की मेरे काबू में आएगी और उस लड़की के काबू में आते ही वह लड़का भी बहुत जल्द जिससे वह प्यार करती है पजेसिव है उसके लिए। पर उसका यही पजेसिव आदित्य को तोड़ेगी। वही सुमन बैठे हुए उसे देखते हुए बोलती है, ओंकार मुझे ये बात नहीं समझ आ रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ प्रॉपर्टी या दुश्मनी की वजह से नहीं कर रहे हो, बात कुछ और ही है।
ओंकार की आंखों में कुछ आकर गुजर जाता है और वो खुद से ही कहता है वजह आखिर उस आदित्य से ज्यादा वह लड़की जो हमारे लिए कीमती है, और रही बात कुछ आदित्य से तो बहुत हिसाब पूरा करना है, पर यह बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सुमन वहां से चली जाती है, तभी ओंकार किसी को कॉल करता है और उधर से एक भारी आवाज आती है, क्या हुआ, हमने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। ये सुनते ही इधर से ओंकार कहता है, बॉस हमें थोड़ा समय और चाहिए, आपका काम जल्द से जल्द होगा। वो लड़की आपके कब्जे में होगी। यह सुन उधर से वह आदमी बोलता है, ये काम जितनी जल्द हो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। ये बोल कॉल कट कर देता है। वही सुमन जो बाहर जाते हुए चोरी से डोर पर छुप जाती है, वो ओंकार की बातें सुनकर खुद से कहती है, मुझे पहले ही शक था, आखिर कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता। पता तो लगाना ही पड़ेगा। ये बोल मुस्कुरा कर चली जाती है। अगली सुबह जब आन्या की नींद खुलती है तो वो खुद को बिस्तर पर पाती है। वो एक बार नजरें इधर उधर कर घूरती है तो वहां आदित्य नहीं था। तभी उसे पिछली रात की बातें भी याद आती है तो उसके आंखों से आंसू बह चले थे। आदित्य का खुद के साथ ऐसा बिहेव देखा उसे तकलीफ दे गया। तभी उसे कुछ चक्कर आता है। वो उठकर अचानक खड़ी होती है और दौड़कर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर आती है। आन्या जब बाहर आती है तो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वह भी जाकर बैठ जाती है, तभी भी विभा सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। वहीं आन्या अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। तभी पृथ्वी जी पूछते हैं, इस घर के बड़े शहजादे नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है, आज नाश्ता नहीं करना है क्या? बड़े शहजादे का मतलब आदित्य से था। ये देखते ही आन्या अपनी नजरें इधर उधर करना बंद कर देती है। तभी अर्जुन बोलता है, वह रात को ही कहीं चला गया है। ये सुन सभी हैरानी से बोलते हैं, कहाँ चला गया? ये सुन अर्जुन आन्या को ही देखते हुए बोलता है, बाहर तो काफी गुस्से में गया था, मुझे लग रहा है किसी ने कुछ तो बुरा कहा है। सभी उसे अजीब नजरों से देखते हैं तो अर्जुन बात बदलते हुए बोलता है, वो काम से गया है और आने वाले कुछ महीनों तक तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ये सुनते ही आन्या जो सिर नीचे की थी उसके आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगे, पर वह अपने आंसू पोंछ लेती है और चुपचाप खाना खाने लगती है और उसके मुंह में वो निवाला गले में उतारा नहीं जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में दोपहर हो चली थी, पर वही एक कमरे में बैठे मारिया और सौरभ दोनों ही एक कंप्यूटर में पिछले 1 घंटा से टकटकी लगाए थे। सामने उनके ढेर सारी कुकीज रखी थी, जिसे वह खाए जा रहे थे और देखे जा रहे थे, और वही बाहर बैठे सुधा अपना सर पकड़ी बैठी हुई थी और वही आलोक घुरे जा रहे थे उस कमरे को जो अभी भी बंद था। दरअसल पिछले 2 घंटे से दोनों ही बहाना बनाकर उस कमरे में गए थे, पर अब तक उसे कमरे का दरवाजा नहीं खुला था। दोनों ही खुलवाकर थक गए थे, पर अब दोनों बैठे हुए थे। वहीं अंदर मारिया और सौरभ के सामने इस समय पूरी सीसीटीवी फुटेज राजवंश कॉरपोरेशन की चल रही थी और राजवंश हाउस का सभी की नज़र वहां हर बॉडीगार्ड से लेकर हर मेंबर से लेकर यहां तक के आसपास भी घर के जो हुआ था, उस इंसान को भी वह पिछले 1 हफ्ते 10 दिन की रिकॉर्ड को चेक कर रहे थे, पर अब तक उनके हाथ में कुछ नहीं लगा था। जब आदित्य ने बताया कि डेमन का आदमी वह यहाँ आ चुका है, ये बात मारिया के लिए शौकन के साथ साथ एक खतरे की भी घंटी थी। पहली बात, वह किसी भी डेविल को नहीं जानती थी। दूसरी बात, यह अवीरा कौन था, उसका भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। कहते हैं नाम इंसान भले किसी को न जाने पर फिर भी नजरें ऐसी होती है जिसमें नजरों से बहुत कुछ पकड़ लेते हैं। शायद वही इस समय मारिया और सौरभ कर रहे थे।
सौरभ सनाया की शादी में नहीं गया हुआ था क्योंकि वह भी इस डेमन के बारे में पता करने गया था पर खास कुछ हाथ लगा नहीं था।